अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक हमारे पास एक न्यू चैप्टर है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्चुअल जो आपके प्रोग्रामिंग के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम जो टॉपिक्स या चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये है आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैप्टर की बिगनिंग है, समझें। इस चैप्टर में हम बिल्कुल फंडामेंटल्स कवर करेंगे प्रोग्रामिंग की, जैसे कि चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि इट्स ओनली अबाउट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या अचीव करेंगे, बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इन सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें पता लग जाएगा और समझ में आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आ जाएगा और ऑपरेशंस या ऑपरेटर के बारे में हम समझेंगे। और ये बिल्कुल फंडामेंटल स्टफ है। थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव है चैप्टर, डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि इस वीक भी चलेगा और नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि जितना हम फंडामेंटल या बेसिक पे टाइम सर्व करेंगे, जितना जोर देंगे, उतना ही आगे चल के आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसको मैंने स्लो पेस पे रखा है, काफ़ी चैप्टर को बिल्कुल फंडामेंटल है। लैब थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी पेस के लिहाज से, क्योंकि लैब में हमारे पास 3 आवर्स होते हैं तो अच्छे खासे कंटेंट उसमें कवर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी हो सकता है आउट ऑफ सिंक हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि थेरी और लैब दोनों मेरे पास ही हैं। तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो हैं थेरी में बाद में आएंगे, लैब में हो सकता है पहले आ जाए। तो मैं उसको वहाँ पे जितना उस वक्त ज़रूरी होगा उतनी कवरेज कर दूंगा, लेकिन डिटेल अबाउट दैट टॉपिक या थेरी अबाउट दैट टॉपिक जो है वो हम थेरी में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास और आज सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बज़ाहिर आपके सामने एक डरा देने वाली सी स्लाइड आ गई और आप इसमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, इस स्लाइड को सामने रखने का पर्पस सिर्फ ये है कि अभी हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आके हम इस स्लाइड को रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं क्या वो हमें समझ में आ गई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि इस चैप्टर का ये आउटकम है कि इस चैप्टर में ये सारे वर्ड जो हाईलाइट हुए हुए हैं ये हमें समझ में आ जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट चूँकि हमारा तो पहला दिन है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें से एक एक करके हम सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे डे बाय डे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रक्चर में सब कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं इनसे क्या मुराद है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको रखने के लिए पर्पज़ यही था कि आपको आइडिया दिया जा सके कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम प्री प्रोसेसर कवर करेंगे, हम वेरिएबल कवर करेंगे, कुछ रिजर्व वर्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशल सिंबल, पंक्चुएशंस। ये एक जेनरिक सा एक प्रोग्राम लिख दिया गया। ठीक है, इसके पीस बाय पीस आप देखेंगे लेक्चर में कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल आती रहेगी हमारे पास। ठीक, तो स्ट्रक्चर है लेकिन इसकी डिटेल में नहीं समझ में आ रहा, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही तो समझने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रोग्रामिंग की बात की जाती है तो सबसे पहले जो है आप बात करते हैं मेन फंक्शन की और साथ ही साथ उसके इन पैरेलल रन हो रहे होते हैं कुछ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया था कि प्री प्रोसेसर एक स्टेप होता है। आपने पूरी जो एप्लीकेशन फ्लो देखा था तो प्री प्रोसेसर का काम क्या था उसमें, कोई मुझे याद दिलाएगा प्री प्रोसेसर क्या करता था? जी क्लास एनीवन? लास्ट हमने बात की थी प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर, लोडर, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। तो कोई मुझे रिकॉल कराएगा कि प्री प्रोसेसर क्या करता था? एनीवन? जी क्लास, किसी को भी नहीं याद? चलें थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल का इसमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ देता हूँ, आपको इससे बात क्लियर हो जाएगी और थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कि प्री प्रोसेसर में हमने जो बात बताई थी। तो कह रहे हैं कि सी प्रोग्राम में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक जवाब आया मेरे पास, मॉडिफाइड डेटा। ठीक है, मॉडिफिकेशन तो करता है लेकिन कैसे, थोड़ी सी मैं एग्जांपल भी रिकॉल करा दूंगा तो आपको बात याद आ जाएगी।
तो सी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं। मेन फंक्शन, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये तो मेन फंक्शन है, नाम मेन, ये तो होगा ही होगा। लेकिन मेन फंक्शन के साथ साथ एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? कमांड दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। अच्छा, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी का वर्ड यूज होगा हर जगह। ठीक है, लैंग्वेज पे हमारा पूरा कोर्स जो है सी लैंग्वेज के गिर्द ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जेनरिक है, हर लैंग्वेज में तकरीबन ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ेंगे वो है सी लैंग्वेज। क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जगह जगह आएगा तो हम सी लैंग्वेज के ही रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बता दिया था कि हम सिर्फ सी लैंग्वेज कवर करने वाले हैं। यानी हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है फंडामेंटल यूजिंग, हम एनी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि सबसे पहले हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। हर यूनिवर्सिटी में हर जगह जो है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो वही होती है, और इसके पीछे पढ़ाने की वजह ये है कि ये अगर आप सीख लेंगे तो आप कोई भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत खुद से रिसर्च करके स्टडी करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है पढ़ने का, इसीलिए हम भी पहले सी लैंग्वेज करें। तो कह रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। सी लैंग्वेज है और प्री का मतलब होता है पहले। प्री प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि प्रोसेसिंग से, एक्चुअल प्रोसेसिंग से पहले। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा सबसे पहला जो ब्लॉक हमने एप्लीकेशन फ्लो में पढ़ा था वो प्री प्रोसेसर था, देन उसके बाद कंपाइलर आ रहा था। और हमने क्या कहा था कि प्री प्रोसेसर की जॉब क्या होती है कि प्रोग्राम में एक तरीके से सब्सटीट्यूशन करना। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, पाई वाली। मैं कहा था कि अगर मेरे प्रोग्राम में 10 जगह पाई आ रहा है और मैंने से पाई की वैल्यू 3.142 तक रखी हुई थी, ठीक है, तो मैंने अपने प्रोग्राम में अगर मुझे वैल्यू चेंज करके 3.142 के बजाय क्या करनी है, जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 3.141593, तो अगर मैं 10 जगह लिखी हुई है तो 10 जगह चेंज करूँ, इससे बेहतर क्या है कि मैं उसका एक प्री प्रोसेसर डिफाइन कर लूँ। ठीक है, ये कीवर्ड है हैश डिफाइन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे पाई की वैल्यू चेंज करनी है अपने प्रोग्राम में तो मुझे 10 जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह चेंज करूँगा और बाकी काम मेरे लिए प्री प्रोसेसर कर देगा। क्या करेगा, जब प्रोग्राम कंपाइल होने लगेगा तो कंपाइल से पहले स्टेप आता है प्री प्रोसेसर, तो हर जगह क्या करेगा, पाई की ये जो मैंने वैल्यू अभी नहीं लिखी है वो हर जगह कॉपी कर देगा, जहाँ जहाँ मैंने पी आई का वर्ड यूज़ किया होगा ये हर जगह पर जाके क्या करेगा, वो वैल्यू रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई का कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन प्री प्रोसेसर्स के थ्रू। कांस्टेंट क्रिएट करने का एक और भी तरीका है, लेकिन ये जो हैश डिफाइन से किया गया है इसे याद रखना, कांस्टेंट क्रिएट किया है मैंने पाई नाम का, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो पाई का कांस्टेंट क्रिएट हुआ लेकिन यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही बात कि प्री प्रोसेसर की जॉब क्या है, मॉडिफाइड कर दे टेक्स्ट को सी प्रोग्राम के बिफोर इट इज़ कंपाइल्ड, यानी हर जगह पे पी आई की जगह 3.141593 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, आपके प्रोग्राम में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको फिल कर देता है बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, और भी काम होता है, एक और प्री प्रोसेसर भी आएगा, लेकिन फिलहाल ये जो हैश डिफाइन वाला प्री प्रोसेसर है इसका काम कांस्टेंट क्रिएट करना है। ठीक है, जनरल सिंटेक्स यहाँ बताया हुआ हैश डिफाइन और उसके आगे आप कोई भी नाम देंगे, स्पेस देकर कोई भी वैल्यू, नेम वो नेम जो आप एक्सेस करेंगे, वैल्यू जो वैल्यू आप उसे असाइन करना चाहें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी, हैश डिफाइन, एक नेम दे दिया मैंने माइल्स पर किलोमीटर, स्पेस ये वैल्यू दे दी उसे, हैश डिफाइंड पाई और उसको कोई वैल्यू दे दी, हैश डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ और उसको कोई वैल्यू दे दी। तो ये जैसे एग्जांपल है, नाम आएगा, नाम के बाद वैल्यू आएगी, स्पेस से इसको आप सेपरेट करेंगे। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद अ सिंबल हैश। तो ये बात याद रखने की है कि कहीं पे भी आपको अगर प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी लाइन लिखी मिल रही है जो बिगिन हो रही है हैश से, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। और प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये चीज़ जो है अब जो है जब आप कंपाइलेशन करेंगे तो उससे पहले रन होगी और उससे पहले ही इसको रिजॉल्व किया जाएगा प्रोग्राम को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। प्री प्रोसेसर क्या होता है, आपके कंपाइलेशन स्टेप से पहले चलता है और आपके प्रोग्राम में जो भी ब्लैंक स्पेसेस होते हैं समझने एक तरीके से ये उससे फिल कर देता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ये ब्लैंक स्पेसेस को फिल करता है बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन बिगिन या एक्चुअल एप्लीकेशन फ्लो साइकिल बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो पूछ लें, नहीं तो हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ जो कि हमारे एक्चुअल जहाँ पे काम होता है।
जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? चलें तो आगे बढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर का पार्ट हो गया, अब आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। सारा काम ये एक्चुअल जो लॉजिक है वो हमारी कहाँ होती है? मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हमेशा ये जो हेडिंग है आपकी सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज में आपको ये हर प्रोग्राम के अंदर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हर एग्जाम्पल के अंदर लिखना पड़ेगा। INT इज अ कीवर्ड, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि इससे क्या मुराद है। मेन एक नेम है, ठीक है, और वाइड भी एक कीवर्ड है, लेकिन ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा। और ये क्यों एज इट इज़ लिखना ज़रूरी है? क्योंकि ये मार्क करता है आपकी बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन से आपका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम मेन फंक्शन, यानी जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको ये मेन फंक्शन की हेडिंग डालना लाजमी है। यानी यूँ समझ लें कि रूल्स ऑफ द गेम है। सी लैंग्वेज कहती है कि मेरे साथ खेलना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हर गेम के रूल होते हैं, क्रिकेट है तो उसके कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्रिकेट के रूल जो है फुटबॉल पे अप्लाई नहीं कर सकते, फुटबॉल के रूल क्रिकेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हर गेम के एक रूल होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सॉर्ट ऑफ आपने उससे खेलना है, टाइप करना है, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। या यूँ कहा जाए कि प्रोग्रामिंग इज़ आ लैंग्वेज। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ ग्रामर होती है, कुछ वोकेबलरी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, इसमें भी वही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इज, एम, आर, यू के साथ आप इज नहीं लगा सकते, वी के साथ आप इज नहीं लगा सकते। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं लैंग्वेज के। तो बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही है, जिसमें से सबसे पहला रूल तो इसने यही बता दिया कि INT मेन वॉइड लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमेशा प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन बिगिन होती है मेन फंक्शन पे। और यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन बता देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा कि एग्जीक्यूशन हमेशा एंड भी मेन फंक्शन पर ही होती है। यानी स्टार्टिंग भी मेन से है और एंडिंग भी मेन से है। तो ये एंडिंग वाली बात अभी इसलिए एम्फेसाइज नहीं की गई ज़्यादा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ कोर्स के मिड में जाके आपको इस बात को रिविजिट करूँगा कि एंडिंग भी मेन फंक्शन पे होती है कैसे। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस का, तो वहाँ पे जाके इस बात पे जोर देंगे कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट मेन, ये तो ठीक है, लेकिन एंड भी हमेशा मेन पे होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे कि आगे जब फंक्शंस का टॉपिक आए तो आप मुझसे पूछ सकें। तो एवरी सी प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन, ये बात हमने कर ली कि ये तो करना ही करना है। द रिमेनिंग लाइन ऑफ द प्रोग्राम फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी होती है और बॉडी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस से। कोई और ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते, इट्स नॉट मैथमेटिक्स। यहाँ पे हर ब्रैकेट, हर सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, आप कर्ली की जगह राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में उनके मीनिंग कुछ और हैं। पेपर पेंसिल पे जो आप ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं मैथ्स में तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं फंक्शन या किसी भी ब्लॉक की बॉडी को रिप्रेजेंट करने। और ये तकरीबन 90% लैंग्वेजेस का स्टैंडर्ड है, वो कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज और अदर देन सी लैंग्वेजेस भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक, नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है और कन्वेंशनल है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप स्टार्ट करते हैं या आप खुद भी कहीं से कुछ लैंग्वेज सीखेंगे तो आप देखेंगे वो सबसे पहले एग्जांपल जो देता है उसे कहते हैं हेलो वर्ल्ड। एक कन्वेंशन है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, आप सिंपली आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, आप अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं, मेरा नाम प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बाय कन्वेंशन हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, अभी मैं इसे रन करके भी दिखा दूंगा ये कैसे काम करता है। और मैंने इसमें सिर्फ क्या लिखा है, ये देखें, इंटीजर मेन लिखा है सबसे पहले। और यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब भी क्या होता है, वॉइड है। यानी वॉइड लिख दें एक्सप्लिसिटली या ना लिखें तो इसका मतलब क्या है कि आपने खाली छोड़ दिया। वॉइड का मतलब इन सिंपल वर्ड होता ही है नथिंग, एम्प्टी। ठीक, और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो ये देखें, ये आ गए कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बता रहा है कि मेन फंक्शन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस लाइन से, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से ओपन हुए हैं, और एंड कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हुए हैं। तो ये बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ मेन फंक्शन को मार्क कर रहा है। ठीक है,
और बाकी सब जो भी इसके अंदर है वो मेरा एक्चुअल कोड है जिसमें मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। अच्छा, इसमें ये वाली लाइन जो लिखी हुई है रिटर्न वाली, ये लाइन फिलहाल हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है जिसकी बेस पे आपको ये बात समझाई जा सके। तो ये भी बात आपको समझाऊंगा कौन से चैप्टर में, अभी मैंने जिक्र किया था फंक्शंस में। जब हम फंक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात, ये कीवर्ड वहाँ इंट्रोड्यूस होगा रिटर्न्स, और इसके में हमेशा मैं रिटर्न कराऊंगा 0, ठीक है। तो यानी कुछ कोडिंग जब भी आप करेंगे, कुछ चीज़ें आप एक्सप्लिसिटली हमेशा ये एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ कि क्या क्यों एज इट इज़ लिखा जाए। और ये printf एक फंक्शन है जिसका काम क्या होता है कि आउटपुट स्क्रीन पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराए। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसीलिए इस प्रोग्राम को कहा जाता है हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इसमें मैं सिंपल सा एक मैसेज देता हूँ, अपनी मर्जी का भी दे सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यानी जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, इस तरह का कुछ आउटपुट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कोड चला के भी दिखा देता हूँ। वैसे लैब में भी दिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेहतर, तो इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर पे रन करके दिखा देता हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सॉफ्टवेयर की डिटेल में हम बात करेंगे कल जब हम लैब में उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया है, स्लैश एन का मतलब क्या है? इसको अभी मतलब मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। इसका मतलब हम देखेंगे कल जब हम एक लैब करेंगे। तो लैब में हम सारा काम जब सॉफ्टवेयर पे करूँगा तो मैं साथ साथ करके बताऊँगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग स्टफ, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट प्रैक्टिस। प्रोग्रामिंग को थ्योरेटिकली पढ़ाया ज़रूर जाता है, लेकिन एट द एंड इसका जो बाय प्रोडक्ट या आने वाला रिजल्ट वो होता क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है। यानी आप सब कुछ थ्योरी के थ्रू, यानी मैं कहूँ कि मैंने थ्योरी बस पढ़ ली, प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख सकते अनटिल और अनलेस आप जो है क्या ना करें, इसकी प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। जी अब्दुल वहाब, इसका मतलब यही होता है। लेकिन अभी मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। कल लैब जो हम करेंगे तो इसको अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करके देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि रिकैप कर लेते हैं कि मेन फंक्शन लाजमी है, प्रोग्राम में ये हेडिंग लाजमी आएगी। मेन फंक्शन के ब्रैकेट में आप वॉइड लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का मतलब एम्प्टी है। मेन फंक्शन हमेशा बिगिन होता है कर्ली ब्रैकेट से और एंड भी होता है कर्ली ब्रैकेट से, और हम कर्ली ब्रैकेट्स को किसी और टाइप के ब्रैकेट से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन लिखने की वजह यही है कि बिगिन मेन फंक्शन से ही होती है, या एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन है। अगर हम मेन नहीं लिखेंगे, मेन के अलावा कोई और नाम के फंक्शन बनाएंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं होगा कोड कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि कंपाइलर जिस चीज़ को ढूंढ रहा है उसका नाम है मेन। मेन मिलेगा तो बात बनेगी, मेन नहीं मिलेगा तो कंपाइलर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको मैं काफ़ी देर से अवॉइड कर रहा हूँ, वो है ये वाली लाइन, हैश इंक्लूड stdio। हैश ने तो ये बात बता दी कि ये क्या है, प्री प्रोसेसर है, ठीक है। कर क्या रहा है, इसको हम इन एक्शन देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर को स्विच करता हूँ और हम चलते हैं, जी लाइब्रेरी है, लेकिन क्या मकसद है इस लाइब्रेरी का, हम इसको एक एक्सरसाइज करते हैं हेलो वर्ल्ड के और चला के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्विच करने लगा हूँ। अच्छा, सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि सर stdio, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इसको स्टैंडर्ड आयो कहते हैं, ठीक है। stdio नॉट स्टूडियो, इसको स्टूडियो मत पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर हैं तो इसका ये स्पेलिंग यही बता रही है कि स्टूडियो लिखा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट स्टूडियो, इट्स stdio। आयो स्टैंड्स फॉर
आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। जैसे कि इस लाइब्रेरी के नाम में ही बता रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और अगर मैं कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से कहूँ तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मेरी क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से मैं इनपुट ले सकता हूँ और आउटपुट हमेशा मुझे कहाँ दिखाई देगा, डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो ये लाइब्रेरी मुझे इस चीज़ का एक्सेस देती है कि मैं स्क्रीन पर आउटपुट दिखा सकूँ या कीबोर्ड से डेटा को इनपुट ले सकूँ। मोर ऑन लाइब्रेरीज लेटर। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम क्या था कि मेरे पास लिखा हुआ था INT मेन, और मेन के अंदर ब्रैकेट में मैंने फिलहाल चलने लिख देता हूँ वॉइड, बाद में हटा के दिखा दूंगा ये ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट से पहले हमेशा लास्ट लाइन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0। तो जब भी आप कोडिंग करेंगे तो आपने ये लाइन बिल्कुल एज इट इज लिख लेनी है, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी यूँ समझ लें टेम्पलेट है, आपको ऑलवेज इसको फॉलो करना है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें ऐड हो सकती हैं लेकिन ये पार्ट हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, प्रिंट एफ, और यहाँ पे यूज होने देखिए राउंड ब्रैकेट्स। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट्स के मीनिंग है, तो यहाँ पे देखें अगर राउंड ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे राउंड ही यूज होंगे। यहाँ पे आप कर्ली नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन के साथ हमेशा आपने यूज करने हैं राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि मेन इज आ फंक्शन। ठीक है, अभी सिर्फ बता रहा हूँ फंक्शन क्या होते हैं, बाकी डिटेल में आएंगे, लेकिन मेन इज आ फंक्शन। तो इसके साथ मैंने हमेशा यूज करने राउंड ब्रैकेट्स, यूज राउंड ब्रैकेट्स विथ फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो एक मैंने printf लिखा है और उसके साथ भी मैंने कौन से ब्रैकेट लगाए, राउंड ब्रैकेट। तो इट मीन्स कि ये बात पता लगी मुझे कि printf इज ऑल्सो अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के साथ मैं यूज करता हूँ राउंड ब्रैकेट्स। चलें, ये तो बात की बात है। अब क्या है कि मुझे इसके अंदर एक मैसेज देना है जो कि आउटपुट पे डिस्प्ले हो। तो मैंने मैसेज जब भी देना होता है तो मैसेज के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डबल कोट्स। ठीक है, और डबल कोट में मैं जो भी लिखूंगा वो एज इट इज आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्या यूज करूंगा, डबल कोट्स, जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं हम सिंपल वर्ड्स में। डबल कोट्स कहाँ मौजूद होता है कीबोर्ड पे, अगर आप देखें तो एंटर के लेफ्ट साइड वाली कीज पे आपके पास डबल कोट्स मौजूद है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या डिस्प्ले कराना था, हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड फ्रॉम। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मैसेज भी मॉडिफाई कर दिया ताकि आप समझ सकें कि क्या होगा। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे इस फाइल को क्या करना है, प्री प्रोसेसर होता है, कंपाइल होता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे इस फाइल को करना है सेव। ये बता रहा है कि अनटाइटल्ड है, उसका कोई नेम भी नहीं है, फाइल सेव नहीं। मैंने सेव प्रेस किया और मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इट्स बेटर कि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट हुआ हुआ है वो प्लस प्लस हुआ है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का नाम जो आप यूज़ करेंगे कहलाता है डेव सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज सुपर सेट है सी लैंग्वेज का, तो ये सपोर्ट करता है डायरेक्टली सी प्लस प्लस को, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप यहाँ से सी वाली फाइल की एक्सटेंशन सेलेक्ट करें। हर फाइल की एक्सटेंशन होती है ना, जैसे .docs, .pdf, .mp4, .jpeg, तो इसमें .c है, सी प्रोग्रामिंग फाइल की एक्सटेंशन हमेशा .c होती है। तो मैंने इसे सेव कर ली, क्योंकि अगर आप C++ पे सेव करेंगे तो प्रोग्राम तब भी रन हो जाएगा, लेकिन जहां उसे रन नहीं होना चाहिए सी के प्रोग्राम को वो वहां पर भी रन कर देता है, यानी बहुत सारे एरर्स वो मिस कर देता है। चलें, तो ये मैंने क्या करा भाई, प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब बात ये आती है, मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग जब भी करते हैं तो प्रोग्रामिंग में 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंपाइलेशन, सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज या यूं कह लें सी एक और कहना चाहिए, सी इज आ स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, और ये कंपाइल होती है। हर लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटेबल होती हैं, उसमें कंपाइलेशन का स्टेप नहीं होता, वो डायरेक्टली रन टाइम पे ही एग्जीक्यूट होती है।
लेकिन सी क्या है, कंपाइल होती है। और कंपाइल होने वाली लैंग्वेज का एक फ़ायदा है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपको अर्लियर स्टेज पे यानी कंपाइलेशन स्टेज पर ही पता लग जाता है एक्चुअली प्रोग्राम रन करने से पहले। तो कंपाइलेशन का स्टेप क्या होता है, आपको बताता है कि आपने सिंटेक्स में, लिखने में, लैंग्वेज की वोकैबुलरी में कोई गलती करी है तो वो आप सही कर लें। तो पहला स्टेप हमेशा होता है कंपाइलिंग, और उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट भी गिवन है। ये कंपाइल के लिए आपके पास बना हुआ है आइकन, और डायरेक्टली चाहें तो F9 प्रेस कर दें। मैं F9 प्रेस करता हूँ तो ये कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके इसने मुझे एरर दिया, लेकिन एरर की विंडो शो क्यों नहीं हो रही। एरर मैं देखता हूँ कि मेरे पास शो होने चाहिए, लेकिन इसने शो नहीं करे। एक सेकंड दीजिए ज़रा, मैं विंडोज़ में देख लेता हूँ कि एरर व्यू में टूल बार सारी शो हो रही हैं। एरर चलिए खैर मैं आपको बता देता हूँ, एरर अभी मेरे पास किसी वजह से इसमें शो नहीं हो रहा। एरर की एक विंडो आती है और वो बताती है कि मेरे पास एरर आया है शायद। अच्छा, एरर मैं बता देता हूँ क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने जान के इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था। एरर ये है कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है। सी लैंग्वेज की सिंटेक्स में जितनी भी मर्तबा मैं लाइनें लिखता हूँ तो हर लाइन के एंड में मुझे लगाना पड़ता है हमेशा सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन कभी नहीं भूलना है। इसमें भी मैंने लगाया है और इसमें भी मैंने लगाया है। और ये ऐसा मतलब ट्रिकी सा एरर है कि ये अक्सर मिस हो जाता है, क्योंकि जब आप नए नए प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो हम तो प्रोग्रामिंग में मतलब सेमीकोलन से लाइन कौन एंड करता है, हम तो नहीं करते। हम तो इंग्लिश में होंगे डॉट, उर्दू में होंगे तो डैश। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये भी तकरीबन 90% ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है कि एवरी लाइन्स या एवरी स्टेटमेंट कहना बेहतर होगा, एवरी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो ये आप नोट कर लीजिए कि एवरी लाइन एंड्स विद अ सेमीकोलन, मस्ट एंड विद सेमीकोलन। तो एवरी स्टेटमेंट कह देता हूँ बेहतर रहेगा, मस्ट एंड्स विथ सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन कहाँ पर है, जहाँ पे आपको मैंने डबल कोट्स बताए थे, बिल्कुल उसी के लेफ्ट पे आपके पास जो की है उस पे आपके पास कॉलन और सेमीकोलन दोनों मिल जाते हैं। तो सेमीकोलन आपने हमेशा यूज करना है प्रोग्रामिंग के हर स्टेटमेंट के एंड में, सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट कहाँ होते हैं, बॉडी के अंदर, यानी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है ना, इसके बाद हर जगह पे मैं लगाऊंगा सेमी कॉलन। अच्छा, एक और बात आप अभी नोट कर रहे होंगे, जो मैं ये लिखता जा रहा हूँ ये क्या है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। ये थोड़ा सा ब्लू में आ रहा है, इस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज पहला लेक्चर तो इस पर बात नहीं करते। सेव किया मैंने दोबारा से, और दोबारा से कंपाइलेशन रन की, और मेरे पास आज एरर विंडो क्यों शो नहीं हो रही। सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ, होपफुली हो जाए। ऐसे यहाँ पे व्यू में तो है, सारी टूल बार्स डिस्प्ले हो रही हैं, मेन प्रोजेक्ट कंपाइलर और टूल्स में भी सब है। डोंट नो, यहाँ से तो क्लिक्ड है, लेकिन मैं प्रेफरेंस में चेक कर लेता हूँ कि कहाँ से हमारे पास ये इशू आ रहा है। एडिटर ऑप्शन, एडिटर में तो जस्ट एडिटर के ऑप्शंस हैं, इसमें कहीं पे भी नहीं है एरर विंडो का। डोंट नो व्हाई, पर मेरे पास एरर विंडो शो नहीं हो रही, वरना यहाँ पे नीचे मेरे पास एरर का मैसेज आता है। अच्छा चलें, खैर अभी भी मेरे प्रोग्राम में एक एरर है। मेरे प्रोग्राम में क्या एरर है मैं बता देता हूँ फिर से। मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन यूज़ किया जिसका मेन फंक्शन क्या है, सॉरी, प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ किया, जिसका पर्पस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बताया, जिसका पर्पस ये है कि ये मुझे आउटपुट पर ब्लैक स्क्रीन पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन ये फंक्शन कहाँ से आया, ये फंक्शन मैंने तो नहीं बनाया, मुझे तो नहीं पता कि स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कराना है, मुझे नहीं पता ब्लैक स्क्रीन कैसे ओपन होगी, मुझे नहीं पता ब्लैक स्क्रीन पर वाइट में डिस्प्ले कराना है, ग्रीन में डिस्प्ले कराना है, या डिस्प्ले कैसे कराना है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।
और ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरा स्कोप भी नहीं है, मैं अभी इस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता कि ब्लैक स्ट्रिंग कैसे ओपन होगी या इस पर क्या होगा। हाँ, मुझे ये पता है कि सी के अंदर सपोर्ट मौजूद है लाइब्रेरी का। एक अगर मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड करा लूँ और कीवर्ड जैसे कि यूज़ हो रहा है इंक्लूड, ये बता रहा है कि मैंने कुछ इंक्लूड कराया है लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं तो ये यूज़ होते हैं सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। यहाँ पर भी आप कोई और ब्रैकेट्स या कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, और इसके अंदर सिंपली आप नाम लिख देते हैं उस लाइब्रेरी का जो मुझे इंक्लूड करें। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, फिजिक्स की हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की हैं, प्रोग्रामिंग की हैं, फिजिक्स की हैं, मैथ्स की हैं। आपको फ़िलहाल जो बुक चाहिए उसका नाम है stdio.h। ठीक है, .h इज जस्ट एन एक्सटेंशन जो कि हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, यूँ समझ लाइब्रेरी से जो भी चीज़ मैं उठाता हूँ उसकी एक्सटेंशन होती है .h। अब अगर लाइब्रेरी से मैं बुक ले आया हूँ तो मुझे कुछ फार्मूलाज री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस बुक से रेफरेंस मिल जाएगी। तो उस बुक से मुझे रेफरेंस मिलेगी, वो कहाँ से मिली है और वो रेफरेंस किस चीज़ की, इस चीज़ की। ये जो printf का फंक्शन है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये एक्चुअली मैंने खुद नहीं बनाया बल्कि इसकी रेफरेंसेस लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी से जो मैं बुक लाया हूँ उस बुक के अंदर डिफाइंड है printf की सारी डिटेल, यानी वो कैसे काम करेगा, वो कैसे ब्लैक स्क्रीन ओपन करेगा, वो कैसे ब्लैक स्क्रीन पर मेरी मर्जी की चीज़ डिस्प्ले कराएगा, ये सारी डिटेल बुक में। तो मैंने कहा कि मैं खुद से नहीं कर रहा ये सब, मुझे ऑलरेडी बुक में इतना सोल्यूशन मिल गया है, मुझे तो बस अपनी मर्जी का काम कराना है कि मैं मैसेज अपना दे दूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, उसको रीयूज़ करूँगा, यानी printf मैं रीयूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द लाइब्रेरी, और उसके अंदर अपनी मर्जी का सिर्फ मैसेज पास कर रहा हूँ, उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हुआ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देखें मेरे पास स्क्रीन पे क्या लिखा आ गया। अच्छा, रन करने के लिए भी ऊपर ही मौजूद है, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ रन, ये मेरे पास मौजूद है, रन करूँ तो इससे मेरे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आतिफ। मैं यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ से हेलो वर्ल्ड चला गया। दोबारा से सेव, दोबारा से कंपाइल, हमेशा स्टेप्स ये होंगे सेव, कंपाइल एंड रन। अगर आप रिकम्पाइल नहीं करेंगे तो पुराना वाला ही आउटपुट आपका आ जाएगा, और मैं ये बात करके दिखा सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस की, मैंने वापस ये लिख दिया, मैं कंपाइल नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ सेव किया और सेव करके डायरेक्ट मैं कर देता हूँ रन। मैसेज में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आतिफ, लेकिन सिर्फ मैसेज क्या आ रहा है मेरे पास आउटपुट पे, हेलो वर्ल्ड। ये आउटडेटेड या पुराना आउटपुट आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी फाइल को कंपाइल नहीं किया, कंपाइल नहीं किया तो मेरे पास रिजल्ट पुराना आ रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, फाइल को जब भी चेंज करें तो स्टेप वन इज ऑलवेज, स्टेप वन इज सेव, ठीक है, स्टेप टू इज कंपाइल, देन स्टेप थ्री इज एग्जीक्यूट या रन। अगर आपने इसमें से कंपाइल का स्टेप मिस कर दिया तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। जी एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर जी रमशा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपके पास से। जी जी कहिए। सर आपने जो ये इंट मेन और राउंड ब्रैकेट्स में जो वॉइड लिखा है, इसका मतलब आप एक बार और समझा सकते हैं? अच्छा चले, मैं आ रहा था इस पे, अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखें यहाँ से ये जो मैंने वॉइड लिखा है मैंने इसको हटा दिया, सेव, कंपाइल एंड रन, तभी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। यानी मैं वॉइड लिखूं या ना लिखूं मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, बाकी जो इसकी डिटेल रही ना कि इंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते, जैसे कि मैंने कहा कि इनफ आपके पास अभी नॉलेज नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने की, तो हम इसको रिविजिट करेंगे आगे चल के एक चैप्टर में, तो तब आप पूछिएगा, तब मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आप समझ नहीं पाएंगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इट्स जस्ट इन इंट्रोडक्टरी क्लास, तो अभी इसको एज इज फॉलो कर लें। ठीक है, लेकिन ये बात मैंने प्रूव कर दी कि वर्ड लिखें ना लिखें प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। ठीक है रमशा? जी सर। ठीक है, तो आगे चल के हम इसे रिविजिट करेंगे, तो सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी
आई जस्ट वांट यू टू टेक अवे इज कि जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपके कोड में ये सब लाइंस, यानी ये जो मैंने लिखी हैं इसको भी हटा देता हूँ, ये कोड एज इट इज़ रहेगा। 100% ऑफ योर प्रोग्राम में ये चीज़ हमेशा लिखी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक और लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और प्रिंटफ दे सकता हूँ, डजेंट मैटर। लेकिन हैश इंक्लूड stdio 100% प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना होता है और मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले देना होता है, ठीक है। इंट मेन मैंने बताया सिंटेक्स का पार्ट है, एज इट इज फॉलो करना, और ये रिटर्न 0 भी हमेशा लास्ट लाइन ऑफ योर मेन फंक्शन होगा, ठीक है। की पॉइंट इज जब भी कोई प्रोग्राम में चेंजेस करें पहले सेव करें, देन कंपाइल करें, देन रन करें, ठीक है। कंपाइलेशन के स्टेप मिस नहीं करने। मैं चेक करूंगा सॉफ्टवेयर में एरर डिस्प्ले होते हैं, अभी मेरे पास डोंट नो क्यों एरर डिस्प्ले नहीं हुए, मैं एक और मरतबा गलती करके देखता हूँ, शायद डिस्प्ले हो जाए। हाईलाइट तो कर रहा है लेकिन मुझे मैसेज बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे बताता है कि एक्चुअली कहाँ एरर है और क्या एरर है। तो सॉफ्टवेयर में आपको ये बात भी पता लग जाती है। मैं इस टूल को देखूंगा, अभी टूल हो सकता है काफ़ी दिन से नहीं रन किया, कोई इशू आ गया हो। तो इसमें कल इंशाल्लाह मैं लैब में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि एरर आते हैं और आप उसे रीड करके बता सकते हैं कि इसमें एरर क्यों आ रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो हम उसे अगर अंडरस्टैंड कर लें तो हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको एक डेमो दे दिया आपको प्रोग्राम में, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आई थी कि ये स्लैश एन क्या होता है, तो इसको जस्ट मैं ग्लिम्स दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने इसे रन किया। अच्छा, मैंने गलती करी, इधर मिस्टेक क्या हुई है, मैंने स्लैश एन में स्लैश बैक स्लैश के जाए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये सेव कंपाइल रन, तो आउटपुट अगर आप मेरा देखें तो आउटपुट में कुछ चेंजेस आई हैं। और चेंजेस क्या आई है कि स्लैश एन से पहले जो लिखा हुआ था वो उसी लाइन में, लेकिन जो स्लैश एन के बाद लिखा हुआ था वो चेंज होकर नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो सिर्फ इसको करके दिखाने की वजह ये थी कि आप थोड़े से क्यूरियस रहें, और लैब में हम इसको कल देखेंगे, लेकिन आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं कोडिंग वापस क्लोज कर देता हूँ और लेक्चर पे आ जाता हूँ, ठीक है। बाहर तो पता लग ही गया है कि न्यू लाइन कर रहा है, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे। तो हम वापस लेक्चर पे आते हैं। हमने ये बात वेरीफाई कर ली जो इधर लिखी हुई थी, ठीक है, कि मेन फंक्शन लिखना है, मेन फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ हमने करके देख ली। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको मुझे तेज़ करना पड़ेगा, क्लास का आपका टाइम ऑलमोस्ट एंड होने की तरफ है। अच्छा, सी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स जैसे कि नाम ही बता रहा है वो रिजर्व्ड है। रिजर्व होने का मतलब ये है कि अभी हमने जो प्रोग्राम यूज़ किया इसमें कुछ रिजर्व वर्ड यूज़ किए, जैसा कि इंट जिसके बारे में मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जैसे कि वॉइड मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये रिजर्व्ड है और इनके कुछ ना कुछ मीनिंग पहले से डिसाइड है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं उसे भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन बस ये बता रहा हूँ कि रिजर्व है। ये नहीं आया फिलहाल प्रोग्राम में, लेकिन ये भी हमने देखा अभी प्रीवियस प्रोग्राम में आया। तो ये तीनों क्या है, रिजर्व वर्ड है। अब रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट से पहले बल्कि अगली लाइन पेज पे बताया हुआ है कि ये क्या है, लेकिन उससे पहले ये बताया हुआ है कि हमने अभी जो प्रोग्राम देखा उसमें कुछ रिजर्व वर्ड्स थे, ठीक है। वो रिजर्व वर्ड प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी का पार्ट भी हो सकते हैं, वो रिजर्व वर्ड लाइब्रेरी का पार्ट भी हो सकते हैं। तो हमें वो रिजर्व वर्ड वैसे अलाउ नहीं होता यूज़ करना या रीयूज़ करना कहना। इस पर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ, वो एक्सप्लेनेशन वहाँ दूंगा। तो काम की बात क्या है कि ऑल रिजर्व वर्ड हमेशा क्या होते हैं, लोअर केस होते हैं। लोअर केस का मतलब है स्टार्टिंग देखें आप सबकी स्मॉल लेटर से हो रही है, स्मॉल आई, स्मॉल वी, स्मॉल डी, स्मॉल आर। तो रिजर्व वर्ड हमेशा लोअर केस होते हैं। और सी लैंग्वेज का भी अगर आप ध्यान रहे कि सी लैंग्वेज भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है लोअर केस एंड अपर केस आर नॉट सेम। इस पर भी नेक्स्ट स्लाइड में एम्फेसाइज करता हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ क्या आई थी यहाँ पे, लाइब्रेरी, ठीक है। लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेक्चर में फिर से बता देता हूँ, कलेक्शन ऑफ यूजफुल प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज, प्री डिफाइंड रिसोर्स पहले से डिफाइंड है, आपको री इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी इस पर फोकस नहीं किया कि मैं ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट कैसे दिखाऊं, किस लाइन में दिखाऊं, किस कलर में दिखाऊं। मेरा फोकस ये नहीं था। मेरा फोकस या मेरा स्कोप क्या था, गोल क्या था
कि मुझे हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले कराना है या अपना नाम डिस्प्ले कराना है, तो मैंने सिर्फ फोकस किया अपने नाम पर, और कि डिस्प्ले कैसे होगा, यूजिंग ऑलरेडी डिफाइंड लॉजिक, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी में रिसोर्स मौजूद थी, मैंने उसको यूज़ करते हुए उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको असाइनमेंट दिया जाता है, तो आप उससे फिजिक्स का असाइनमेंट है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुआ है, तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम किससे रेफरेंस लेंगे, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, 3D का यूज़ करना है, 2D का यूज़ करना है, आप उसको यूज़ करते हुए अपना सोल्यूशन दे देंगे, ना कि आप पाइथागोरस थ्योरम की इन्वेंशन में चले जाएं कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे होता कैसे, आप उसके प्रूफ में या उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बिल्कुल वैसी प्रोग्रामिंग में मैं इस वक्त प्रिंट एफ फंक्शन कैसे लिखा गया, कैसे काम करता है, ये डिटेल में नहीं जा रहा, बस मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या काम करता है और कुछ उसकी ज़रूरी वाजिबात हैं कि उसको अंदर मुझे कैसे डेटा देना है, 2 डबल कोट्स में देना है, और उसका जो भी लिखूंगा वो एज इट इज़ आउटपुट आ जाए। बस मुझे उसे यूज़ करना आना चाहिए, मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं जाना, वरना फिर मैं अपने असल गोल से हट के कहीं और निकल जाऊँगा। तो प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ काफ़ी इंट्रिगिंग होती है, काफ़ी आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी करती है कि हाउ हाउ हाउ, तो इससे बंदा जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जितना हो सके प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी जो हो चुका है उसको करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, वो है लर्निंग और कुछ नहीं। और वो चीज़ की लर्निंग जो दुनिया 80s में कर चुकी है, 70s में, 1970s में कर चुकी है, वो अगर अब आप लर्न करेंगे तो आप दुनिया से कौन सी दुनिया से मुकाबला करना चाह रहे हैं। 80s में जो लोग थे, मतलब आपको उनसे मुकाबला नहीं करना, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को मार्केट से जो इस वक्त 2020 के लिए आप compete कर सकें। तो 2020 के लिए compete करने के लिए आपको रेस में आगे बढ़ना है। पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, उन पे ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करना, बस हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नो हाउ, और उनको रीयूज़ करके हमें वो गोल या वो कंपटीशन मीट करना है जो कि 2020 को टारगेट करें, ना कि 1980s को। ठीक है, तो इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि होता है, इसमें मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इस दलदल के लिए निकल जाता था कि ये कैसे हो रहा है डिटेल्स में, बिट्स एंड बाइट्स में, लेकिन हमेशा जाना ज़रूरी नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग में स्पेशली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आप रीयूज़ कर सकें उतना अच्छा है। फ़ायदे होते हैं रीयूजिबिलिटी के, इस पर भी एम्फेसाइज फंक्शन के चैप्टर में करूँगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा कि लोअर केस में है और कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। लेकिन मैं चाहूँ तो प्रोग्रामिंग में अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग में मुझे फ्रीडम भी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम दे सकता हूँ। तो वी कैन चूज़ आवर ओन आइडेंटिफायर, जिसे यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहता है, टू नेम मेमोरी सेल दैट वी होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। मतलब ये कि आखिरकार मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो कुछ डेटा से तो डीलिंग होगी ना, कुछ डेटा मेरे पास इनपुट है तो कुछ मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगा, तो रिजल्ट भी मेरा डेटा है। तो इस तरह की चीज़ें, या मैं कहीं न कहीं मुझे ना नाम देना पड़ता है। तो नाम कहना आप दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल नीचे लिखे हुए हैं। तो पहला रूल जो सी लैंग्वेज कहती है आपको फॉलो करना है, वो ये है कि आप उस नाम को लेटर से, डिजिट से या अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यानी आप एबीसी यूज़ कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पेशल सिंबल अलाउ है, वो है अंडरस्कोर। आप डैशेज़ यूज़ नहीं कर सकते, आप सेमीकोलन यूज़ नहीं कर सकते, ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ? नेम देने में, ठीक है? क्योंकि आपने देखा ना, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, ये सब प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स में यूज़ हो रहे हैं। सिंटेक्स समझते हैं, उसके अपने स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप यूज़ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर के कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए वो कह रहा है ये जो है ना मैंने ले लिया, आप इसमें से नहीं ले सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर ले रहे हैं। तो आप देखेंगे सिंटेक्स में कहीं पे भी मैं अंडरस्कोर की बात नहीं करूँ, क्योंकि अंडरस्कोर यूज़र के लिए हो गया। तो लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर अलाउ है। डिजिट अलाउ तो है, लेकिन सेकंड पॉइंट कह रहा है स्टार्ट नहीं करना है डिजिट से। यानी मैं वेरिएबल का नेम से, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लेटर 1, मैं लेटर 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 लेटर नहीं लिख सकता, या 1 रुपी नहीं लिख सकता। 1 से लिखना अलाउ नहीं, मतलब इट डजंट मेक सेंस कि मैं नंबर से कोई नेम स्टार्ट करूँ। मतलब इट्स लाइक कि अभी मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट ये करता हूँ कि आप अपनी ईमेल आईडी बताएं कि किसी ने नंबर से स्टार्ट की अपनी ईमेल आईडी। मतलब ईमेल आईडी आप बना रहे हैं, बनाई होगी वो फुली, तकरीबन सबने बना ली होगी। अकाउंट कहीं ना कहीं तो बना हुआ होगा किसी भी चीज़ पे, क्योंकि आजकल तो काफ़ी कुछ सोशल हो गया है।
सोशल मीडिया की वजह से, तो आपने ईमेल बनाई होगी, कहीं भी नंबर से नहीं बनाते क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। तो प्रोग्रामिंग में इसलिए अलाउ भी नहीं करती इसी लैंग्वेज के आप नंबर से बनाएं। बाद में नंबर लगा सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपने एक ईमेल बनाना चाहा, आपने नाम से पता चलता है कि वो ऑलरेडी टेकन है, क्योंकि एक दुनिया में दो नाम के एक नाम के दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यूनिक बहुत कम होते हैं। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, अपने नाम के आगे कोई ना कोई सजेशन कहता है कोई नंबर लगा लें, तो आप उसके आगे 1 2 3 XYZ अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ अपेंड करते हैं ताकि वो यूनिक हो सके। ठीक है, तो आप बाद में नंबर लगाते हैं एंड इट मेक सेंस। तो यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में दो बातें क्लियर कर दी, तो डिजिट वाली, और एक बात ये कर दी रिजर्व वर्ड वाली। तो प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई नाम इत्तेफाक से ऐसा नाम लिख लेते हैं जो सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया, यानी पहले ही यूज़ कर चुकी है, से आपने कहा कि मैं एक अपनी मर्जी का नाम दूंगा, उसका नाम है रिटर्न, लेकिन आपने देखा रिटर्न तो सी लैंग्वेज पहले ही ले चुका है, तो अगर वो पहले ही ले लिया गया है तो वो आपको अलाउ नहीं है। तो सी रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एन आइडेंटिफायर, आप रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपने कहा चले मैं रिटर्न नहीं तो मैं दूसरा नाम जो पिक कर रहा हूँ उसका नाम प्रिंटफ लिख लेता हूँ, देन पता लगा नहीं आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी आप जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी ने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वही है, रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे आपसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको कोई टेबल रिक्वायर्ड है लेकिन वहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी रिजर्व का टैग, तो अगर ऑलरेडी रिजर्व का टैग है तो आप वो नहीं ले सकते, आपको दूसरा ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। ठीक है, और यही ईमेल वाली एग्जांपल में भी ऑलरेडी आप ईमेल लेने गए, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो आप नहीं ले सकते, आपको दूसरा कुछ नाम पिक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड या कुछ। होती है ऐसी सिचुएशन कि आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता कौन कौन से रिजर्व्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स आपको याद नहीं है, आप ट्राई करेंगे, अपना कोड करेंगे, कहीं ना कहीं एरर आएगा, वो आपको बता देगा ये रिजर्व्ड है, आप उसे चेंज करें। बिल्कुल वैसे आप ईमेल बनाते हैं अपने नाम की दुनिया में बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन जब वो बताता है अलाउ नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप चेंज कर लें, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये 4 रूल आपने याद रखने, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा याद होते जाएंगे। तो ये सब वैलिड है। लेटर 1 परफेक्टली वैलिड, चारों रूल्स को फॉलो करता है। इंचेस परफेक्टली वैलिड, चारों रूल को फॉलो करता है। सेंट अलाउ, सेंट अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर इंचेस, ये भी परफेक्टली वैलिड है। और अलाउ आप देख रहे हैं मैंने कैप्स में बनाया है। ठीक है, मैं कैप्स में भी ले सकता हूँ, मैं स्मॉल में भी ले सकता हूँ, लेकिन सी ने जो रिजर्व वर्ड रखे हुए हैं सारे के सारे स्मॉल में है। यानी अगर मैं चाहूँ तो रिटर्न को कैपिटल में लिख के अपनी मर्जी का रिजर्व वर्ड जो है यूज़ कर सकता हूँ, कैप्स में कर दूँ, क्योंकि सारे रिजर्व वर्ड तो स्मॉल लेटर्स होते हैं। हेलो भी वैलिड है, वेरिएबल का नेम भी वैलिड है। और यहाँ पे बात क्लियरली बता दी गई कि सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अपर केस एंड लोअर केस आर नॉट सेम। अगर मैंने एक नाम दिया रेट, इट इज़ नॉट, क्लियरली कह रहा हूँ, नॉट सेम एज रेट एंड नॉट सेम एज रेट, ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें सारे स्मॉल हैं, इसमें सारे कैप्स हैं, इसमें फर्स्ट लेटर कैप्स है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट आइडेंटिफायर है। यानी अगर आप मेमोरी की बात करें तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है सी लैंग्वेज में अगर आप शुरू में जो अल्फ़ाबेटिकल या कैप्स लेके स्मॉल लेटर लेके चलें तो सारे में स्मॉल लिखें, कैप्स लेके चलें तो सारे में कैप्स लिखें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना क्या होगा, कंपाइलर आपको एरर देके बता देगा कि ये मैच नहीं हो रहा, ये इनवैलिड है या डिफाइंड नहीं, इस तरह का कोई मैसेज देगा, फिर आप उसे सही कर लेंगे। होती हैं गलतियाँ, करेंगे भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लर्न भी करेंगे। तो इनवैलिड कौन कौन से हैं, ये वाला है, 1 लेटर इज इनवैलिड, वही वाली बात, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड हो गया। डबल इज इनवैलिड, क्यों इनवैलिड है, डबल अभी प्रीवियसली मैंने दिखाया रिजर्व वर्ड में से। यूज अपॉस्ट्रोफी एस इज इनवैलिड, क्योंकि इसमें अपॉस्ट्रोफी यूज होगा और जैसे कि मैंने बताया कोई और स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के, तो ये इनवैलिड हो गया दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आगे बढ़ने के लिए कुछ है या लेक्चर हमारा एंड है, यहाँ पर लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड है। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ और फिर हम लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। जी क्लास, कोई क्यूरीज? चलिए, अगर आप लोगों को क्यूरीज हैं तो आप तब तक पूछिए चैट बॉक्स में, मैं इतने अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।
ठीक है, तो कोई क्यूरीज हैं आप लोगों को? क्लास लेक्चर हमारा कंक्लूड हो गया है। कल हमारी लैब है, तो लैब में हम और डिटेल से सॉफ्टवेयर एंड को देखेंगे और कोडिंग को रन करके देखेंगे, और इससे कुछ आगे टॉपिक्स पे भी चले जाएंगे। जो लेक्चर आपका वेडनेसडे होगा वो टॉपिक्स भी मे बी इसमें आ जाएं। तो अगर आज के लेक्चर से कोई क्यूरी है तो बता दीजिए, वरना फिर हम इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेक्चर तो चले मैं कंक्लूड कर देता हूँ, और चलें इसे भी ऑन रिकॉर्ड ही जाने देते हैं। एक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था मेरे पास, वही वाला कि हम अलग हार्डवेयर पे, जैसे मैंने कह रहा था कि मैक पर आप विंडोज़ नहीं चला सकते और पीसीस पे आप मैक नहीं चला सकते, तो उसका थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी, तो उसके बारे में जवाब दे देता हूँ। थोड़ी सी उसमें समझ लें कि थोड़ा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से भी था, लेकिन बात मेरी सही थी कि मैक जो है नॉर्मली 86 आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करता था, यानी x86 x64। लेकिन मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए 2015 से ऑनवर्ड और कुछ थोड़ा सा पहले भी जो उसके मैकबुक के वर्जन आए, उसमें कहना चाहिए कि एप्पल वालों ने अपने बनाए हुए आर्म प्रोसेसर जो कि वो यूज़ करते थे, AMD के प्रोसेसर, एप्पल मोटरोला डेल उनका कंबाइंड जॉइंट वेंचर था, उसके प्रोसेसर्स वो यूज़ करते थे जो कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन मार्केट की बढ़ती हुई कंपटीशन को देखते हुए AMD उस वक्त इतना कैपेबल नहीं था कि वो पावरफुल मशीन बना सके, अच्छा सपोर्ट दे सके। तो एप्पल वालों ने थोड़ा से वही वाली बात है कि अन्ना को पी लिया अपना, और जो है इंटेल के ही प्रोसेसर्स, यानी मैक में अगर आप देखेंगे तो जो मैं बात उससे पूछना चाह रहा था ना कि आप लोगों का आर्किटेक्चर हार्डवेयर का क्या है, तो इंटेल के ही प्रोसेसर्स जो हैं मैक ने मैकबुक में लगे हुए हैं। तो इंटेल के प्रोसेसर बेसिकली होते ही किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने। तो मैक ने ये फीचर दे दिया है उन मॉडल्स में, सिर्फ उन्हीं मॉडल में दे सकता है जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि उसका हार्डवेयर वही है जिस पे हम नॉर्मल पीसी में लगा होता है। तो इंटेल का प्रोसेसर या उन मैकबुक्स का प्रोसेसर सेम है, तो सेम है, तो उसमें क्या है, आपकी मैक में भी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है, और उसमें मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है बूट कैम्प के ऑप्शन से लीगली हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन वर्जन। तो मैक ने क्या किया था, अपने प्रोसेसर को छोड़ के इंटेल के प्रोसेसर लगाना शुरू कर दिए थे। इस वजह से सिर्फ उन पर्टिकुलर मैकबुक्स में जो कि पिछले 5 से 8 साल में ली गई होंगी, उनमें इंस्टॉल हो सकती है विंडोज़। लेकिन इसमें अपडेट ये है कि दोबारा से एक खबर है कि एप्पल दोबारा से इंटेल को ड्रॉप करके वापस आर्म्स प्रोसेसर्स पे आ रहा है। तो अगर अब आगे चल के अगर कुछ ऐसे इंटेल के मैकबुक्स वगैरह कुछ ऐसे हैं कि जिसमें इंटेल का प्रोसेसर नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो उसमें फिर विंडो का सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो की पॉइंट यही था। थोड़ा जब मैंने जाहिर सी बात है मैक को रिसर्च किया था उस वक्त एक्सक्यूज मी, उसमें इंटेल यूज़ नहीं होता था, लेकिन जाहिर सी बात है एक मार्केट ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने डिमांड पूरी करने के लिए इंटेल यूज़ किया। ठीक है, तो AMD वाले जो हैं उन पे मुश्किल से इंस्टॉल होगा, हो हैक के थ्रू होगा, यानी आपको डायरेक्टली जैसे सपोर्ट मिल रहा था ना, तो वो नहीं मिल पाएगा। हैक्स वगैरह मौजूद हैं, उससे आप कर लेंगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस वगैरह वैसी नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, और मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये C++ का सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ, आप जस्ट गूगल कीजिएगा, आपको इन्फिनिट रिसोर्सेज मिल जाएंगी। आप अपनी मर्जी से देखते हुए 32 बिट की आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 का, उस लिहाज से वर्जन इंस्टॉल 32 कर लीजिएगा, वो 64 पे भी चल जाएगा। सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++। अच्छा, तो क्लास थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी मेरी तरफ से, इंटरनेट का कुछ इश्यूज था, लेकिन लेक्चर हमारा कंक्लूड हो गया, तो चलें इसे वाइंड अप कर लेते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।